जब पता लगता है तब तक, जब तक एक मेंबर है मान लीजिए कि इन्फेक्टेड हो गया, पहले मानने को तैयार नहीं है। जांच करने के बाद 5-7 दिन के बाद जब जांच करवाते हैं, पता लगता है कि इनको कोरोना हो गया है, तब तक घर के 8-10 मेंबर को वो इन्फेक्ट कर चुके रहते हैं। ज़्यादातर पेशेंट जो हैं सब माइल्ड हैं। माइल्ड जो पेशेंट रहते हैं उनको गले में खराश या कह रहे हैं कि वीकनेस है। अभी तो कुछ लोगों को कंजक्टिवाइटिस लेकर आए हैं, तो 1-2 पेशेंट जो हैं उन लोगों को आँख लाल हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस। ज़्यादातर क्या हो रहा है कि जिन लोगों को लक्षण मिल रहा है, हम लोग अवेलेबल नहीं रहने पाते हैं, सब क्योंकि ड्यूटी वूटी पड़ जाता है, हम लोग नहीं रहने पाते हैं। लेकिन जो लोग हम लोग के परिचित लोग हैं, वो लोग अगर फ़ोन से बताते हैं कि लक्षण वगैरह मिल रहा है और सब चीज़ ठीक ठाक लग रहा है, तो हम लोग कुछ दवाएं जो कॉमन इसके लिए बनाई हैं अभी जो यूज किया जा रहा है, उसको हम लोग को प्रेस्क्राइब करवा देते हैं। नमस्कार, आप देख रहे हैं डी न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। बिहार में कोरोना संकट भीषण रूप अख्तियार कर चुका है और लगातार जिस तरह के मामले सामने आ रहे हैं, जिस तरह के आंकड़े सामने आ रहे हैं, वो संकट की भयावहता की वानगी लगातार प्रस्तुत कर रहा है। बिहार में अब तकरीबन 5000 मामले सामने आने लगे हैं। 4786 मामले कल सामने आए हैं। ऐसे में जो एहतियात है वो हम जानते हैं, 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी, लेकिन कोरोना को लेकर ढेर सारे सवाल लोगों के जेहन में होते हैं। संक्रमित होने के बाद ढेर सारे सवाल उपजते हैं, क्या करें क्या न करें, और संक्रमण से बचने के लिए क्या करें क्या न करें, 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी के अलावा। तो हमारे साथ बिहार के जाने माने फिजिशियन डॉक्टर डीके पांडे सर हैं। उनके जरिए हम ये समझने की कोशिश करेंगे, आपको बताने की कोशिश करेंगे। ये पूरा इंटरव्यू आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है, खासकर उस दौर में जिस दौर में हम लोग रह रहे हैं, जिस दौर में हम लोग जी रहे हैं। तो उनसे हम समझेंगे कि आखिर कोरोना संकट में कौन से एहतियात जरूरी हैं, खान पान किस तरह का होना चाहिए, और जब संक्रमण की पुष्टि हो जाए तो क्या किया जाना चाहिए। और कई तरह के मिथक हैं, कई तरह की अफवाह है, कई तरह की बातें कही जाती है, वो कितनी सही है उस पर भी हम बात करेंगे। तो सर, सबसे पहले तो वक्त देने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक सवाल जो सबसे ज्यादा जहन में आता है सर, और इंटरव्यू की शुरुआत उसी सवाल से करेंगे। कोरोना की जो पहली लहर थी और अब कोरोना की जो दूसरी लहर है, दोनों के बीच अगर तुलना की जाए तो कैसे देखते हैं इस दूसरी लहर को पहली लहर के मुकाबले? देखिए, इस बार नंबर ऑफ केसेस बहुत ज़्यादा हो गए। हम लोग का एक अनुमान है कि पहला केस जो था, पहले बार जो लहर हुआ था, उसमें लोगों को डर ज़्यादा था और केसेस कम थे। लेकिन इस बार डर खत्म हो गया है, केसेस ज़्यादा हो गए हैं। कारण है कि डर खत्म होने के चलते लोग जो हैं सब बिल्कुल ध्यान नहीं दे रहे हैं, सोचते हैं कि बहुत ही नीचे स्तर पर देखकर बहुत ही लाइटली ले रहे हैं इसको कि इससे कुछ नहीं होने वाला है, इससे हमको कुछ होने वाला है, डर नहीं है, लोग बाहर निकल रहे हैं। सबसे बड़ी बात है कि जो इन्फेक्टेड हो जा रहे हैं वो अपने को कहना नहीं चाहते हैं कि हम कोरोना हैं, उनको कहा जाता है कोरोना से इन्फेक्टेड हैं, या मानना नहीं चाहते हैं कि हम कोरोना से इन्फेक्टेड हैं और हमारे द्वारा ये रोग फैल सकता है। इसको मानने के वो लोग तैयार नहीं हो रहे हैं। बहुत से लोग मास्क नहीं पहनते हैं, बहुत से लोगों के दिमाग में बैठे कि कोरोना कुछ है ही नहीं, कुछ हम लग रहा है कि कुछ जगह से कुछ लोगों से उन लोगों के बीच में ये अफवाह फैला दी है कोरोना हमका कोई चीज़ ही नहीं है। कहीं इलेक्शन हो रहा है तो वहाँ कोरोना क्यों नहीं रहा है, जहाँ नहीं इलेक्शन हो रहा है वहाँ पर कोरोना हो रहा है। इस तरह से दिमाग जो है सो लोग थोड़ा सा चेंज कर गया है, यानी एक परसेप्शन क्रिएट किया गया है जिसकी वजह से भारी नुकसान हो सकता है। जी, परसेप्शन हो गया है और होने के बाद मानने को तैयार नहीं है। अगर कहा जाता है कि आप अपना टेस्ट करवाइए तो कहते हैं नहीं हमको है ही नहीं। और जब 5-7 आदमी को इन्फेक्ट कर लेते हैं उसके बाद वो लोग अपना जांच करवाते हैं, और जब पता लगता है तब तक, जब तक एक मेंबर है मान लीजिए कि इन्फेक्टेड हो गया, पहले मानने को तैयार नहीं है। जांच करने के बाद 5-7 दिन के बाद जब जांच करवाते हैं, पता लगता है कि इनको कोरोना हो गया है, तब तक घर के 8-10 मेंबर को वो इन्फेक्ट कर चुके रहते हैं। सबसे बड़ी खामी ये हुई है इस बार बढ़ने के कारण जो है भय खत्म हो गया है। पहले बार काफ़ी लोग को समझाया बुझाया गया था, लोग डर रहे थे, लॉकडाउन वगैरह लगाया गया है, लोगों के बीच में डर हो गया था कि नहीं कोरोना होगा तो बहुत खतरनाक रोग है और इससे हम लोगों को काफ़ी हानि होगी। लेकिन इस बार डर खत्म हो गया है
और डर खत्म होने के चलते लोग एक्सपोज ज़्यादा हो रहे हैं, ध्यान नहीं दे रहे हैं ज़्यादा, और इसके चलते ज़्यादा इन्फेक्टेड हो रहे हैं, इसमें नंबर जो है सब बढ़ते चला जा रहा है। सर एक सवाल यह भी है कि कोरोना की जब बात होती है तो बात होती है कि इम्यूनिटी सिस्टम को बढ़ाया जाना चाहिए, अपने इम्यून सिस्टम को और बेहतर किया जाना चाहिए। तो कोरोना से बचने के लिए इम्यूनिटी सिस्टम को किस तरह से बढ़ाया जाना चाहिए, या फिर कोरोना से बचे रहने के लिए क्या क्या किया जाना चाहिए, मास्क और सैनिटाइजर और 2 गज की दूरी के अलावा? जी, मास्क और सैनिटाइजर तो बहुत ही जो है हाथ अपना साफ कीजिए। इसके अलावा हर आदमी को अब उसका इम्यूनिटी ठीक होना बहुत जरूरी होता है। और इम्यूनिटी मीन्स होता है कि बैलेंस डाइट हम लोग ले, जैसे कि हम लोगों को विटामिन सी, विटामिन डी, बी कम्प्लेक्स, विटामिन ए, ये सब हम लोग के शरीर में प्रचुर मात्रा में होना चाहिए, ताकि हमारे फाइटर जो है, एक्चुअली देखिए किसी भी रोग का हम लोग दवा से नहीं ट्रीटमेंट करते हैं, हर आदमी अपना ट्रीटमेंट, उसका बॉडी जो है वही ट्रीटमेंट करता है, हम लोग केवल सपोर्ट करते हैं। हमारे शरीर के अंदर में युद्ध स्तर पर बहुत से फाइटर्स हैं, बहुत से प्रकृति के द्वारा, भगवान के द्वारा बनाया हुआ बहुत सा इम्यून सिस्टम जिसको हम लोग कहते हैं डेवलप किया है, जो कि कोई भी बाहरी तत्व घुसता है तो उस पर अटैक करता है। और इसको सपोर्ट करना हम लोगों को जरूरी है कि हमारा जो फाइटर्स है, जो हमारे भीतर के जो मिलिट्री है, रक्षक हैं हमारे, उन लोगों को हम किस तरह से सपोर्ट करें, उनको मजबूत रखें। इसके लिए बैलेंस डाइट हमने बताया आपको कि विटामिन सी, विटामिन डी, विटामिन जिंक, विटामिन डी, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, वसा, जो भी है एक बैलेंस। बहुत आसान भाषा में अगर समझाने की कोशिश करें, फल में क्या खाएं, सब्जी में क्या खाएं सर? जी, फल में आप साइट्रस फ्रूट जितने होते हैं, जैसे कि विटामिन सी का बढ़िया सोर्स होता है, जैसे नारंगी हो गया, मौसमी का जूस हो गया, अनार आप लीजिए। आपके जितने सीजनल फल हैं उसको लेने से आपको करीब करीब सभी विटामिन एंड मिनरल्स मिल जाते हैं। खाना पीना में दूध वगैरह भी लीजिए ताकि प्रोटीन आपको मिले। अगर आप मांसाहारी हैं तो आप मीट वगैरह या अंडा या मछली ये सब ले सकते हैं। अगर आप शाकाहारी हैं तो आप दूध, दाल जो होता है, पल्सेस जो होते हैं उनको लिया जाए, बैलेंस डाइट में लिया जाए। और केवल एक ही चीज़ से नहीं होना, मैंने हर चीज़ लाना चाहिए, जैसे सब्जी हो, हरी सब्जी हो, सलाद हो, फल हो, जूस हो। अभी गर्मी का दिन है, इस समय इलेक्ट्रोल पाउडर और जब धूप से आते हैं तो जरूर इलेक्ट्रोल पाउडर घोल के पीजिए, या एक चिटकी नमक भी मिला के थोड़ा सा पानी में पीजिएगा, तो हीट स्ट्रोक वगैरह ये सब से भी बचिएगा आप। अगर आपको फीवर हो गया है तो इसमें ज़्यादा लॉस होता है फ्लूइड का या इलेक्ट्रोलाइट्स का लॉस होता है। तो लॉस होने के बाद एक तो टेम्परेचर, आपका बॉडी का टेम्परेचर, बाहर का टेम्परेचर, सब मिला के डिहाइड्रेशन करवा देता है और कॉम्प्लिकेटेड कर देता है आपके डिजीज। अगर कोरोना हो गया तो और ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है। ये सब पेशेंट जो हैं सो हम ऐसा कह रहे हैं कि हमको कमजोरी है, बहुत ज़्यादा कमजोरी फील करते हैं, या इलेक्ट्रोलाइट्स जो कम हो जाते हैं। सर कई जो मेरा अंदाजा है, कई तरह के फ़ोन आपको भी आ रहे होंगे, नज़दीकियों के, शुभचिंतकों के, या फिर जो आपके रेगुलर पेशेंट्स हैं उनके, कई ऐसे लोगों के जो संक्रमित हो गए हैं या फिर जो संक्रमण से बचना चाहते हैं। तो संक्रमित होने वाले जो मरीज हैं, मेरा अंदाजा अगर ठीक है तो कई ऐसे लोगों के भी फोन आपके पास आए होंगे जो संक्रमित हो चुके हैं, जिनमें संक्रमण की पुष्टि हो चुकी है। क्या लक्षण वो बता रहे हैं, क्या वो बता रहे हैं, क्या महसूस कर रहे हैं वो? देखिए, अभी जितने जो माइल्ड टाइप का हम लोग 2-3 वेराइटीज के इसको बांट दिए हैं। एक माइल्ड होता है, एक मॉडरेट होता है, एक सीवियर होता है। ज़्यादातर पेशेंट जो हैं सब माइल्ड हैं। माइल्ड जो पेशेंट रहते हैं उनको गले में खराश, फीवर, या कह रहे हैं कि वीकनेस है। अभी तो कुछ लोगों को कंजक्टिवाइटिस लेकर आए हैं, कुछ 1-2 पेशेंट जो हैं उन लोगों को आँख लाल हो जाता है, कंजक्टिवाइटिस। दूसरा बात है कि कोई डायरिया वगैरह भी लेकर आ रहे हैं, जैसे लूज मोशंस वगैरह या वोमिटिंग एंड फीवर लेकर आ रहे हैं। जांच कराने पर उन लोगों का भी पॉजिटिव पाया गया। तो इस बार प्रेजेंटेशन जो है कोरोना का थोड़ा सा हटकर है। कुछ लोग कंफ्यूज फील कर रहे हैं कि हम होने के बाद उन लोग कोई डिसीजन लेने में ये लग रहा है कि कंफ्यूज हैं या ड्राउसी है, बहुत ज़्यादा सो रहे हैं। तो इस तरह का प्रेजेंटेशन है। कॉमन जो है तो सर्दी, खांसी, बुखार, हाथ में दर्द, जोड़ में दर्द ही लेकर आ रहे हैं जनरली। लेकिन कुछ लोग वेरिएंट्स जो उसके हैं उसमें ये भी बता रहे थे जो हम कि कंजक्टिवाइटिस लेकर आ रहे हैं। तो सर जिनमें कोरोना संक्रमण की पुष्टि हो जाए, जिनकी जांच रिपोर्ट पॉजिटिव आ जाए, और जाहिर तौर पर ज्यादातर लोग घर में ही आइसोलेट होते हैं, उनको सलाह दी जाती है घर में ही, तो आइसोलेशन के दौरान उनको क्या करना चाहिए?
आइसोलेशन के समय में कुछ गाइडलाइंस हैं उन लोगों को दिया जाता है कि जैसे कि आप एकदम आइसोलेट रहिए, आपका खाना पीना या बाथरूम वगैरह जो है वो सब अलग कर देना चाहिए, या रहे भी तो उसको सैनिटाइज हमेशा करते रहना है। मान लीजिए कि किसी के पास 2 लैट्रिन नहीं है या उतना सिंगल यूज़ करने के लिए उसके पास नहीं है, तो उन लोगों को सैनिटाइज करवाते रहना है, जो हाइपोक्लोराइड वगैरह ये सब जो लेकर हमेशा सनास को अपना को दीजिए। नल जो यूज़ कर छूते हैं आप उसको कीजिए, थूकते वगैरह हैं या फेंकते हैं या कखार वगैरह जो निकालते हैं वो सब को एक अलग जगह फेंकिए। अगर बाथरूम वाश बेसिन वगैरह में फेंकते हैं तो उसको हाइपोक्लोराइड वगैरह से उसको स्टरलाइज करवा देना जरूर है। दूसरे लोग उसको जल्दी यूज़ नहीं करें, क्योंकि टच करने से ज़्यादातर हम लोग देखे हैं कि फैल जो रहा है कंटैक्ट से ही हो रहा है। कंटैक्ट में सांस लेने सांस के द्वारा फैल सकता है, या सरफेस पर जो वायरस जमा हो जाता है उसको टच करते हैं, उसको थ्रू हम इन्फेक्शन ले सकते हैं। तो हाथ को धोना जरूरी है। अपना फेस वगैरह को भी धोइए, अपना जितना चीज़ को आप छूते हैं उसको धोइए। अगर आप यूटेंसिल्स जो बर्तन आप यूज़ कर रहे हैं उस सब को आपका अलग होना चाहिए। जो भी खाना वगैरह देना है तो उसी में ला कर लोग डाल देंगे, दूर से ही उसमें डाल दें। और कम से कम 14-15 दिन आइसोलेट होना बहुत ज़रूरी है अपना। सर ये वो दौर है जिसमें थोड़ी मतलब अगर आप स्वीकार करें तो डॉक्टरों की उपलब्धता भी कम हो जाती है, या फिर उनके लिए मरीजों के लिए अनिवार्य कर दिया जाता है कि आप पहले कोरोना की रिपोर्ट ले आइए, उसके बाद आप किसी भी डॉक्टर के यहाँ इलाज करा सकते हैं। जाहिर है एहतियातन ये कदम उठाए जाते हैं। तो क्या किया जाना चाहिए इस दौर में? लोगों को अपने घर पर अगर क्या कोई दवा रखनी चाहिए, जो कॉमन दवाएं हैं जिनको लोग बुखार आने पर या जो लक्षण होते हैं वो ले सकते हैं, या फिर डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए, या अगर घर में दवा रखनी चाहिए तो कौन कौन सी वो दवाएं हैं जिनको लोगों को रखना चाहिए अपने पास? देखिए, एक्चुअली अभी ज़्यादातर क्या हो रहा है कि जिन लोगों को लक्षण मिल रहा है हम लोग अवेलेबल नहीं रहने पाते हैं, सरकार के ड्यूटी वूटी पड़ जाता है, हम लोग नहीं रहने पाते हैं। लेकिन जो लोग हम लोग के परिचित लोग हैं वो लोग अगर फ़ोन से बताते हैं कि लक्षण वगैरह मिल रहा है और सब चीज़ ठीक ठाक लग रहा है, तो हम लोग कुछ दवाएं जो कॉमन इसके लिए बनाई हैं अभी जो यूज़ किया जा रहा है उसको हम लोग को प्रेस्क्राइब करवा देते हैं और नियरेस्ट डॉक्टर से फिर कंसल्ट करने के लिए कहते हैं कि आप नियरेस्ट हॉस्पिटल में जाकर कंसल्ट कीजिए। लेकिन कुछ दवाएं जैसे अभी डॉक्सीसाइक्लिन हम लोग हैं, विटामिन सी, जिंक, आइवरमेक्टिन यूज़ किया जा रहा है, आइवरमेक्टिन, और पैरासीटामोल बुखार रहने पर, इलेक्ट्रोल पाउडर वगैरह पीते रहने के लिए, फल फूल या जूस जो है लिक्विड्स लेने के लिए हम लोग बोल रहे हैं। तो ये जो दवाएं आप बता रहे हैं सर, ये लोगों को घर में रखना चाहिए लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद ही इस्तेमाल करना चाहिए। कि कुछ लोगों को मान लीजिए कि डॉक्सीसाइक्लिन से किसी को रिएक्शन होता है, उनको नहीं सूट करता है, तो लोग फिर कंसल्ट करें। दवा खाएं हम तो रिएक्शन हुआ, या कोई दवा पैरासीटामोल से किन लोगों को रिएक्शन होता है, तो ये सब चीज़ भी, या डोज उनका क्या होगा इसके बारे में भी हम लोग उन लोगों को उनके बॉडी वेट के हिसाब से दवा को फिक्स किया जाता है और उनको बता देते हैं कि इस तरह से आप लीजिए। अगर कोई प्रॉब्लम हो तो नियरेस्ट जो भी हॉस्पिटल हो या नर्सिंग होम या जहाँ भी आपको सुविधा हो वहाँ जाकर। एक आखिरी सवाल है सर, सवाल यह है कि जिनको शुगर है, जिनको ब्लड प्रेशर की बीमारी है, या फिर जो दूसरी गंभीर बीमारियों से ग्रस्त हैं, उनको इस भीषण संकट से, संक्रमण से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए, या फिर अगर वो संक्रमित हो गए हैं तो उनको और क्या खास एहतियात की जरूरत पड़ती है? देखिए, जो लोग जिनका बॉडी रेसिस्टेंस कम हो गया, जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज जिनको हम लोग बोलते हैं, डायबिटीज के पेशेंट हैं, हाइपरटेंशन के पेशेंट हैं, किडनी फेलियर के पेशेंट हैं, मैलिग्नेंसी कैंसर वगैरह के पेशेंट हैं, इन लोग जनरली इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज हम लोग कहते हैं, इनकी इम्यूनिटी कम होती है और इन लोगों को विशेष सावधानी बरतनी होती है। ये लोग बाहर नहीं निकले, ये लोग हमेशा अलग आइसोलेटेड रहें, किसी भी बाहरी आदमी से जल्दी मिले नहीं, या कोई भी बाहरी आदमी आता है, बाहर से आता है तो बिना अपने को पूरा स्टेबलाइज किए हुए इनके पास नहीं जाए, ताकि इन लोगों को ये रोग नहीं हो। अगर इन लोगों को ये रोग होगा तो ज़्यादा भीषण हो जाता है, ज़्यादा खतरनाक हो जाता है। तो सबसे पहले प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर, कि इनको प्रिवेंट किया जाए कि ऐसे लोगों से नहीं मिला, या बाहर नहीं निकले, या बिना मतलब के कहीं बाहर नहीं जाए। रहा सवाल कि
अगर हो गया, जी। अगर इनको हो जाता है तो इन लोगों को अपनी दवा जो है उसको कंटिन्यू रखना है। जी दवा जो अपना डिजीज है, जैसे डायबिटीज़ है या हाइपरटेंशन है या कैंसर की जी। जो दवाएँ हैं जी। उसको खाते रहें, प्लस यही सब साधारण जो मॉनिटर उनको करते रहना जी। है। मान लीजिए कि माइल्ड अगर रहता है तो माइल्ड है तो उसका घर में अपना ट्रीटमेंट जी। कराएं, लेकिन अगर सीवियरिटी बढ़ जाती है तो इन लोगों को एडमिट करवाना पड़ता है, इन लोगों को हाई प्रेशर ऑक्सीजन देना पड़ता है या कभी कभी वेंटिलेटर पर भाई बच जाना पड़ता है। तो जी। जी तो सर, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हमें वक्त देने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप हमारे दर्शक ये पूरी तरह से समझ गए होंगे, बहुत लंबी बातचीत की और बहुत विस्तार से, बहुत आसान भाषा में आपने समझाया कि कैसे हम विषम संकट से लड़ सकते हैं। जाहिर है इस विषम संकट में डॉक्टरों की उपलब्धता तो कम हो जाती है, लेकिन हम कोशिश करते हैं कि हम डॉक्टरों के पास जाएं, हम ये समझने की कोशिश करें कि कैसे आप बच सकते हैं कोरोना से, कैसे संक्रमण से कैसे बचा रहा जा सकता है, और अगर आप संक्रमित हो गए हैं तो फिर क्या किया जाना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण बात जो डॉक्टर साहब ने इस पूरे इंटरव्यू के दौरान बताई कि घर पर इस वक्त ऐसे में जब डॉक्टरों की उपलब्धता कम है, बाहर निकलना और अस्पतालों में जाना खतरे से खाली नहीं है। जाहिर है ट्रीटमेंट के लिए तो अस्पताल जाना ही पड़ेगा, लेकिन ज़रूरी ना हो तो अस्पताल जाना या बाहर निकलना ठीक नहीं है। तो ऐसे में घर में कौन कौन सी दवाएं रखी जानी चाहिए, हालांकि बिना डॉक्टर की सलाह के उसका सेवन ठीक नहीं है। तो इस पूरे इंटरव्यू में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।